हेलो एंड वेलकम टू द कैपिटल स्टडी सर्कल। कैपिटल स्टडी सर्कल में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि हमारा प्रैक्टिस सेट चल रहा है पॉलिटिकल साइंस के लिए, या जो टीजीटी पीजीटी दे रहे हैं, या हायर एजुकेशन के लिए जो अप्लाई किए हैं या तैयारी कर रहे हैं, या नेट जेआरएफ की जो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए सिविक्स या पॉलिटिकल साइंस से, तो उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट है। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़े, बताना चाहेंगे कि कैपिटल स्टडी सर्कल अब लखनऊ में भी है। अगर आप हमसे ऑफलाइन जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए हुए फ़ोन नंबर पे या व्हाट्सएप नंबर पे आप कॉल या मैसेज कर सकते हैं। तो बाकी जानकारी के लिए हम आखिर में डिस्कस करेंगे। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, अगर आप रिसर्च में फील्ड में जाना चाहते हैं या इस तरह के एकेडमिक फील्ड में जाना चाहते हैं, तो हमारे स्टडी सर्कल से जुड़ सकते हैं और आगे का हम गाइड भी कर सकते हैं आपको। लेकिन अभी हम बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहले देखते हैं हमारा जो प्रैक्टिस सेट चल रहा है उस पर आते हैं। तो 75 क्वेश्चन हम कर चुके थे, 76 क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्योंकि एक साथ सारे कराने में तो बहुत घंटे लग जाएंगे, इसलिए हम इसको ब्रेक करके छोटे छोटे टुकड़ों में कराते हैं। इसका एक बड़ा वीडियो भी हम बना देंगे कुछ दिनों में, सारे कंपाइल करके, जिससे आप एक ही साथ सारे वीडियो देख सकते हैं। वैसे हमने नंबरिंग की हुई है, हमारी डिस्क्रिप्शन लिस्ट में जाएंगे तो आप वहाँ पे सारा लाइन से मिल जाएगा आपको, एक के बाद एक आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। निम्नांकित में से कौन सा एक निर्जातीय आंदोलन नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एथनिक मूवमेंट? अब सबसे पहले देख लेते हैं, यहाँ पे दो शब्द दिए हुए, निर्जातीय या एथनिक मूवमेंट। क्या होते हैं? एथनिसिटी एक ऐसी चीज़ होती है जिससे हम अपनी पहचान करते हैं, जिस आइडिया को लेके, कभी वो लैंग्वेज हो सकती है, कभी वो रंग हो सकता है, कभी जैसे हम ब्लैक बोलते हैं तो वो ब्लैक जो है एथनिसिटी होगा, वाइट बोलते हैं या ब्राउन बोलते हैं, या हम मंगोलाइट रेस बोलते हैं या आर्यन रेस बोलते हैं, तो ये एथनिसिटी हो सकती है। इसके अलावा भाषा भी हो सकती है, इसके अलावा दूसरी भी चीज़ें हो सकती हैं। तो अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कौन सा एथनिक जो आइडिया है वो नहीं है, जिससे हम अपने आप को एक समझते हैं। कोई भी चीज़ हो सकती है, वो भाषा हो सकती है, लेकिन यहाँ पे है जैसे नागा आंदोलन दिया है, नागा मूवमेंट, तो ये नागा आइडेंटिटी के साथ है। और नागा आइडेंटिटी अपने आप को एथनिक, कहीं भी रहेंगे, वो कहीं का भी वो हो सकता है कि बाहर भी रह रहा हो, लेकिन वो अपने आप को एसोसिएट कर रहा है नागा से, क्योंकि उस अपना ओरिजिन वो नागा मानता है। इसी तो गोरखालैंड, तो गोरखालैंड जो है, गोरखा जो है वो हो सकता है भारत में भी रहते हैं, गोरखा रेजिमेंट यूजली नेपाल के हैं, लेकिन वो सिक्किम में भी हो सकते हैं, वो दार्जिलिंग में भी हो सकते हैं, वो दूसरी जगह भी हो सकते हैं, लेकिन वो अपने आप को एसोसिएट करते हैं गोरखालैंड से। बोडोलैंड, इसी तरह से बोडोलैंड आसाम में जो है, आसाम में भी एक एरिया है जहाँ बोडो लोग जनजाति पाई जाती है, वो अपने आप को बोडो मानते हैं और वो कहते हैं वो कहीं पर रहे, बोडोलैंड को सपोर्ट करते हैं। लेकिन तेलंगाना मूवमेंट अगर देखें तो ये एक पॉलिटिकल मूवमेंट है, क्योंकि इनकी जो भाषा है तेलंगाना मूवमेंट की वो तेलुगु है, और जिससे ये अलग होना चाहते हैं, आंध्र प्रदेश चाहते थे आंध्र प्रदेश से, वो भी तेलुगु बोलते हैं, तो भाषाई रूप में कोई डिफरेंस नहीं था, या धार्मिक रूप से या किसी और तरीके से ये जो कह सकते हैं एथनिसिटी, कोई डिफरेंस नहीं थे। ये पॉलिटिकल था कि एक एरिया, खास एरिया का जो डेवलपमेंट था वो कम हुआ था, दूसरी तरफ ज़्यादा हो रहा था, तो उन्होंने कहा आपको अलग स्टेट चाहिए। तो ये जो तेलंगाना मूवमेंट है ये एथनिक मूवमेंट नहीं है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन आंसर 4, ये सही हो जाएगा। तो इसके बाद जो है इस तरह के तमाम सारे मूवमेंट जो, जैसे अगर यूपी से उत्तराखंड निकलता है तो वो एथनिक मूवमेंट की तरह नहीं माना जाएगा, वो पॉलिटिकल माना जाएगा, क्योंकि वहाँ पे भी डेवलपमेंट कम हो रहा था और इधर की तरफ ज़्यादा हो रहा था। अब द नॉट्स ऑफ तमिलनाडु, द पॉलिटिकल कल्चर ऑफ कम्युनिटी इन चेंज, एक अध्ययन है। द नाडार्स ऑफ तमिलनाडु, तमिलनाडु में एक जाति है नादार की, द पॉलिटिकल कल्चर एंड कम्युनिटी इन द चेंज इज स्टडी ऑफ। अब ये एक बुक का नाम है, किसने लिखा है? तो 4 नाम है, रजनी कोठारी, लॉयड एंड सुसन रूडोल्फ, लुइस ब्लूमट एंड रॉबर्ट एल हार्डग्रेव जूनियर। तो इसमें से देखें तो सही आंसर क्या है? रॉबर्ट एल हार्डग्रेव जूनियर, इन्होंने द नाडार्स ऑफ तमिलनाडु
पुस्तक या बुक लिखी है, उसके राइटर है। आगे बढ़ते हैं 77 के बाद 78 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसका यह मानना है कि जाति संगठन भारत जैसे परंपरागत समाज में आधुनिकता की अभिकर्ता है? Who among the following are in the favor of opinion that caste association are agents of modernity in traditional society like India? तो कास्ट एसोसिएशंस जो हैं वो उसको मॉडर्निटी की तरह मान रहे हैं, क्योंकि कास्ट जो एसोसिएशन बन रहे हैं उससे वो कास्ट जो दबी कुचली है वो असर्ट कर पा रही है, अपने हक के लिए लड़ पा रही है। तो वो उस तरह से मॉडर्निटी की तरह देखते हैं कि मॉडर्न फिनोमेना है कि अगर जो पिछड़ी जातियां हैं वो अपने आप को यूनाइट कर रही है, वो अपने आप के एसोसिएशन बना रही है, तो वो किस तरह से आधुनिकता की तरफ बढ़ने का कदम है, क्योंकि वो यूनाइट होने से अपने आप को असर्ट कर पा रही है पावर पॉलिटिक्स में या दूसरे चीज़ों में वो अपना हक ले पा रही है। तो इस तरह का आइडिया कौन बोल रहा है? लॉयड एंड सुजान रुडोल्फ, एम.एन. श्रीनिवास, रॉबर्ट हार्डगवे और रजनी कोठारी। तो अगर हम देखें तो ये सारे लोग इस कास्ट पे ही काम कर रहे हैं। जैसे अगर एम.एन. श्रीनिवास का देखें तो इनका टर्म जो है संस्कृताइजेशन या संस्कृतिकरण इनका है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछे जा सकते हैं, सोशियोलॉजिस्ट भी हैं। इन्होंने भी हमने बात की, रॉबर्ट हार्डगवे तमिल जो नाडर कम्युनिटी उसके ऊपर काम किया। रजनी कोठारी भी कास्ट के असर्शन के ऊपर बात करते हैं। जब कास्ट पॉलिटिक्स शुरू होती है तो यूजली जो आम बोलचाल की भाषा में या मीडिया में वो उसको नेगेटिव कनोटेशन से देखा गया, लेकिन रजनी कोठारी उसको जो पॉलिटिकल साइंस के लेवल पे डेटा कलेक्ट करके और उसके जब साइंटिफिक मेथड से पता करते हैं तो कहते हैं कि ये कास्टिज्म नहीं है, ये कास्ट असर्शन है, पहली बार वो बोलते हैं रजनी कोठारी। लेकिन यहाँ पे जो है ये आइडिया जो है ये लॉयड एंड सुजान रुडोल्फ का, ये दोनों ही हस्बैंड वाइफ हैं और काफ़ी टाइम इंडिया में रहते हैं और इंडियन पॉलिटिक्स को काफ़ी माइन्यूटली जज करते हैं, उसके बाद इस ओपिनियन पे ये पहुँचते हैं। तो उसका सही आंसर क्या हो गया? फर्स्ट, सुजान और लॉयड रुडोल्फ। आगे बढ़ते हैं 79 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसने कहा कि भारत में वर्ग राजनीति के संभावित कर्ता के रूप में संगठित श्रम का दुर्जेय बाधाओं से जूझना चाहिए? थोड़ा सा कठिन हिंदी है। Who among the following pointed out the organized labor as a potential actor in class politics in India must contend with the formidable obstacle? जो भारत वर्ग में राजनीति में संभावित करता है, जो वर्ग राजनीति है, क्लास का जो पॉलिटिक्स है, उसमें जो है संगठित श्रम जो है वो ऑर्गेनाइज लेबर जो है उसको स्ट्रगल करना चाहिए, ये भारत में कौन कह रहा है? अब इसको अगर हम देखें तो ये भी फिर से सेम चीज़ है। लॉयड एंड सुजान रुडोल्फ कह रहे हैं कि उन्होंने माइन्यूटली देखा, तो अगर भारत के पॉलिटिक्स को चेंज करना है या उसमें एक अवरोध डालना है तो जो ऑर्गेनाइज लेबर है वो ही स्ट्रगल कर सकता है, अनऑर्गेनाइज लेबर वो स्ट्रगल नहीं कर सकता है। तो इसका देखेंगे तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सुजान एंड लॉयड रुडोल्फ कहते हैं। 79 के बाद 80 देख लेते हैं। लोकसभा के लिए निर्वाचित महिलाओं की सबसे कम संख्या निम्नलिखित में से किस आम निर्वाचन में थी? ये काफ़ी मुश्किल क्वेश्चन है। द लोएस्ट नंबर ऑफ वुमेन इलेक्टेड टू द लोकसभा वॉज इन विच ऑफ द फॉलोइंग जनरल इलेक्शन? तो ये तो याद रखना पड़ेगा आपको, सिर्फ इसके अलावा कोई और लॉजिक नहीं, क्योंकि पहले तो 6 जनरल इलेक्शन जो हुआ था 1977 में, 6 जनरल इलेक्शन 1977 में जो हुआ उसमें ही सबसे कम जो सीट आई उसमें वुमेन, क्योंकि इंदिरा गांधी भी हार जाती हैं, इसके अलावा तमाम सारे जो लोग थे कांग्रेस से हार जाते हैं, जनता पार्टी की सरकार बनती है, तो वहाँ पे है सबसे कम वुमेन रिप्रेजेंटेशन आज तक का हुआ है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट, 80 का फर्स्ट हो गया। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 81st। 81st में क्या कहा जा रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सामाजिक आंदोलनों के संदर्भ में सही नहीं?
विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग सोशल मूवमेंट्स इन इंडिया। तो 81 का क्रांतिकारी सामाजिक आंदोलन, जिसको हम इंग्लिश में कहेंगे रेवोल्यूशनरी सोशल मूवमेंट, रेवोल्यूशनरी सोशल मूवमेंट, नक्सलाइट स्ट्रगल है कि रेवोल्यूशनरी था, इसमें आम स्ट्रगल हुआ। सुधारवादी सामाजिक आंदोलन, पिछड़ा वर्ग आंदोलन, रिफॉर्मिस्ट सोशल मूवमेंट, बैकवर्ड क्लास मूवमेंट, हाँ क्योंकि रिफॉर्म्स की बात करते हैं, बैकवर्ड क्लास रिप्रेजेंटेशन की बात करता है, ये एक तरह से सही है। इसके अलावा जो है मुक्तिवादी सामाजिक आंदोलन, रिडेम्पटिव सोशल मूवमेंट, नारायण गुरुज मूवमेंट इन केरला, जैसे अगेंस्ट में जो कह सकते हैं कि सुपरस्टिशन अंधविश्वास इन सब के अगेंस्ट में था, तो मुक्ति देता है, ये भी एक तरह से सही है। वैकल्पिक सामाजिक आंदोलन, आदिवासी आंदोलन, तो ट्राइबल मूवमेंट जो है अल्टरनेटिव सोशल मूवमेंट नहीं है। अल्टरनेटिव सोशल मूवमेंट आज के समय क्या है, जो एनवायरनमेंट को लेके हो रहे हैं, या कह सकते हैं महिलाओं को लेके, या नई चीज़ों पे जो है उनको लेके जो है मूवमेंट चलाया जाए, साइबर सिक्योरिटी को लेके अगर मूवमेंट चलाया जाए, तो इस तरह के अल्टरनेटिव सोशल मूवमेंट आज के समय चलते हैं। ट्राइबल मूवमेंट जो है वो ट्रेडिशनल मूवमेंट है, आंदोलन हमेशा से होते रहे हैं, अलग अलग समय में ट्राइबल्स लड़ते रहे अपनी आइडेंटिटी के लिए, अपने राइट्स के लिए, अपने जंगल के लिए, क्योंकि जंगल में वो रहते हैं, बिना हजारों साल से बिना जंगलों को नुकसान पहुंचाए वो वहाँ पे रह रहे हैं, तो एक तरह से उनकी ज़मीन है, और वो हम जो है बाहर से जाते हैं जंगलों को नष्ट करते हैं, तो उनके अगेंस्ट मूवमेंट, चाहे वो बिरसा मुंडा हो या दूसरे अलग अलग तरीके से अलग अलग समय पे अलग अलग मूवमेंट चलते रहे, तो ये अल्टरनेटिव सोशल मूवमेंट नहीं है, तो यही गलत है और बाकी सारे सही हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग, ऑब्वियसली ये सही गलत है। तो फोर्थ, इसके बाद हम देखते हैं 82 पे क्वेश्चन पे पहुंच जाते हैं। निम्नांकित में से कौन सा आंदोलन भारत में बड़े बांधों के निर्माण और लोगों के विस्थापन के खिलाफ सबसे बड़े संगठित विरोध आंदोलन के रूप में जाना जाता है? Which of the following protest movement against the construction of big dams and displacement of people is known as largest organized protest movement in India? नर्मदा बचाओ आंदोलन, चिपको आंदोलन, चिल्का बचाओ और गंगा मुक्ति मोर्चा। तो नर्मदा बचाओ, चिपको आंदोलन, चिल्का बचाओ आंदोलन और गंगा मुक्ति मोर्चा। तो आप सिंपली जानते हैं, ज़्यादातर लोग जानते हैं कि नर्मदा बचाओ आंदोलन जो है, नर्मदा पे जो डैम बन रहा था उसके अगेंस्ट में था, मेधा पाटेकर आजकल भी सुर्खियों में हमेशा से रही हैं, तो वो उसको लीड कर रही थी तमाम सारे लोग। चिपको आंदोलन उत्तराखंड में था, जंगलों के काटने के अगेंस्ट में, चिल्का झील उड़ीसा के अंदर इसको बचाने का था, गंगा मुक्ति मोर्चा गंगा की सफाई और उसको गंदा होने से बचाने के लिए था। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट, नर्मदा बचाओ आंदोलन, जो NBA भी कहते हैं बहुत से लोग। तो NBA जो है वो जो डैम है जिसको बढ़ाने से कई हजार लोग अपनी ज़मीन छोड़नी पड़ी, गाँव कई सैकड़ों गांव डूब गए उस प्रोजेक्ट के अंदर, तो वो उसका है। और दूसरा वहाँ का जो वेजिटेशन है उससे नुकसान भी होता है, नए नए चीज़ें जो है प्रॉब्लम्स आती हैं बड़े डैम्स में, ये हमेशा से रहा है। और ख़तरा भी रहता है, अगर कहीं टूट गया डैम तो उधर के लोग तो डिस्प्लेस हुए, लेकिन जो दूसरी तरफ रहते हैं वो भी कई बार चपेट में आ जाते हैं और वो उनका भी नुकसान होता है। तो आगे बढ़ते हैं 82 के बाद 83। शीत युद्ध ने कांग्रेस पार्टी को भारत में अपनी प्रधान स्थिति में रखने में मदद की, यह किसका कथन है? The Cold War was operated to help the Congress party hold on to its hegemonic position in India. Who made this statement? अब यहाँ पे हमारे पास चार नाम है, मायरन बीनियर, अरेंड लिस्बार्ट, सैमुअल हंटिंगटन, लुसियन पाई। तो इसका सही आंसर क्या होगा 83 का? जो कोल्ड वॉर पीरियड था, अगर आप देखेंगे तो कोल्ड वॉर का पीरियड सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो होता है उसके बाद से शुरू हो जाता है, जहाँ पे जर्मनी के बंटवारे से लेके कोरिया के बंटवारे से लेके इन तमाम सारी चीज़ों को लेके, और बाद में 91 तक, जब तक सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट नहीं हो जाता
तब तक ये कोल्ड वॉर चलता रहता है, चाहे वो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हो, इस तरह के तमाम सारी चीज़ें जो है वो हो रहे थे 62 के अंदर। और तो इसी बीच में अगर देखें तो भारत में लगातार कांग्रेस पार्टी लगी थी, जीतती रही है। और 1-2 साल को छोड़ के बीच में कुछ सालों को छोड़ दिया जाए तो ज़्यादातर टाइम पे कांग्रेस पार्टी। अब इसी चीज़ को थियोराइज कर रहा है, कौन कर रहा है? तो यहाँ पे जो आंसर है कि लुसियन पाई इसको थियोराइज करने कि ये जो चीज़ें इंटरनेशनल कम्युनिटी में इतनी चीज़ें हो रही थी, उसका फ़ायदा उसमें इंटरवीन करके उसमें चीज़ों को भर के उसका फ़ायदा भी कांग्रेस पार्टी को मिल रहा था कि कांग्रेस पार्टी अपना स्पेस इतना बड़ा बना लेती है इंटरनेशनल पैमाने पे कि दूसरी पार्टियां वहाँ पे दिखती नहीं थी, या होती भी थी तो इतना एग्जिस्टेंस अपना नहीं बना पाती थी। आगे बढ़ते हैं 83 के बाद 84। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। Match list first with list second and select the correct answer by using the codes given below. झारखंड मुक्ति मोर्चा, इसका सिंपल सी बात है कि इसका अगर आप वो देखेंगे कि निर्वाचन प्रतीक या सिंबल जो है क्या है, तेलंगाना राष्ट्र समिति, बीजू जनता दल, शिरोमणि अकाली दल। अगर आप इसको देखेंगे तो ये झारखंड में एक्टिव है, झारखंड मुक्ति मोर्चा। तेलंगाना राष्ट्र समिति तेलंगाना में है, अभी वहाँ पे कह सकते हैं कि दोनों ही, झारखंड मुक्ति मोर्चा भी पावर में है, तेलंगाना राष्ट्र समिति भी है, बीजू जनता दल भी पावर में है, शिरोमणि अकाली दल पंजाब की पार्टी है लेकिन ये पावर में नहीं है। तो इसका सही आंसर जो होगा वो क्या है, ए। अगर ए का देखें तो क्या है, झारखंड मुक्ति मोर्चा का भी अगर आपको मालूम हो तो ए का तीर कमान है, तो ए का 2 किसमें है, ए का 2 इन दोनों में है। अब बी का देखें, बी का 1 है, तो बी तेलंगाना राष्ट्र समिति का कार है, इसके केसीआर जो है अगर आप देखेंगे वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, आजकल काफ़ी थर्ड फ्रंट बनाने की फिराक में रहते हैं, तो उनका क्या है सिंबल, कार है। बीजू जनता दल, अब देखें बीजू जनता दल का सिंबल क्या है, शंख। शंख जो है बीजू जनता दल का, और शिरोमणि अकाली दल का क्या हो जाएगा फिर, शिरोमणि अकाली दल का हो जाएगा तराजू। तो ये सही आंसर किसमें मिलेगा, हमारे 2 में मिल गया। 84 का हमारा क्या हो जाएगा, 2 सही आंसर है। तो इंग्लिश में भी सेम है, झारखंड मुक्ति मोर्चा बो एंड एरो, तेलंगाना राष्ट्र समिति कार, बीजू जनता दल कौंत एंड शिरोमणि अकाली दल स्केल। तो सही आंसर 2 है। आगे बढ़ते हैं 84 के बाद 85 देख लेते हैं। 85 में क्या कहा जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी ने एकात्मक मानववाद को किस वर्ष अपने दल के मूल दर्शन के रूप में स्वीकार किया। On which year भारतीय जनता पार्टी has accepted the integral humanism in its core philosophy। तो कौन सा ईयर है, 1980, 1985, 1991, 1994। तो इसका सही आंसर क्या है, 1985 इज द राइट आंसर। यहाँ पे क्या किया, इंटीग्रल ह्यूमनिज्म, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आज के समय में पूछा जा सकता है, तो 1985 इसको ध्यान में रखिए। 86 को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म राज्यों की राजनीति में प्रभावशाली जातियों के संदर्भ में सही नहीं है। तो प्रभावशाली जातियों के संदर्भ में सही नहीं है पूछा जा रहा है। Which of the following is not correct in relation to dominant caste in state politics? Like लिंगायत कर्नाटका, ऑब्वियसली लिंगायत बहुत डोमिनेट करते हैं कर्नाटका में। आज के समय अगर देखें तो लिंगायत ही एक हमेशा चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट होता है, या लिंगायत डोमिनेट करते हैं। पाटीदार गुजरात, आप गुजरात इलेक्शन को फॉलो कर रहे होंगे तो पाटीदार जो है हार्दिक पटेल से लेके तमाम सारे लोग जो है पटेल जो है पाटीदार को डोमिनेट करते हैं गुजरात की पॉलिटिक्स को। वोक्कलिंगा तमिलनाडु, तो वोक्कलिंगा जो है वो कहाँ पे करते हैं, केरला। कामा आंध्र प्रदेश, ये सही है। तो 86 का जो है
आंध्र प्रदेश में डोमिनेंट कास्ट है। वोकालिंगा जो है वो तमिलनाडु की जगह अगर हम देखें केरला में करते हैं वोकालिंगा, तो वोकालिंगा ये गलत है, ये सही नहीं है 3 इसका, बाकी सारे सही हैं। ये लोग कास्ट डोमिनेट करती हैं अलग अलग स्टेट्स में। इसके बाद 86 के बाद 87 देख लेते हैं। भारत के विधि आयोग का निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिवेदन निर्वाचकीय सुधारों निहरताओं से संबंधित नहीं है? अब ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिपोर्ट्स ऑफ द लॉ कमीशन ऑफ इंडिया इज नॉट रिलेटेड टू इलेक्टोरल रिफॉर्म्स एंड डिस्क्वालिफिकेशन? तो 87 का सही आंसर क्या? 170th, 244th, 255th, 275। तो इसका सही आंसर 275th रिपोर्ट है, और तो इसको याद ही करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, पूछा जाते हैं कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन भी ताकि प्रेशर रहे, ऐसा ना हो कि सब लोग 100% कर दें। दबाव समूहों की वृद्धि जो कि लोक नीति में विशिष्ट परिवर्तनों की वकालत करते हैं, एक स्थिर बल के रूप में भी काम कर सकते हैं। भारत में दबाव समूह के संबंध में यह कथन किसका है? अब भारत के कॉन्टेक्स्ट में पूछा, द ग्रोथ ऑफ प्रेशर ग्रुप्स। प्रेशर ग्रुप्स हम सभी जानते हैं जो इलेक्शन कॉन्टेस्ट नहीं करते लेकिन पॉलिसी मेकिंग या गवर्नमेंट पे लगातार प्रेशर बनाए रखते हैं कि उनके फेवर में पॉलिसीज बने, उनके विच एडवोकेट स्पेसिफिक चेंजेस इन public policy and could also serve as a stabilizing force. Who made this statement regarding pressure groups in India? Suhas Paliskar, Ashutosh Vasne, Atul Kohli and Myron Winner. तो 88 का सही क्या होगा? मायरन वीनर। ये जो है ये कहते हैं कि प्रेशर ग्रुप्स जो हैं वो काम कर सकते, दबाव समूह जो है वो स्थिर बल के रूप में भी काम कर सकते हैं कि लगातार प्रेशराइज किए रहे गवर्नमेंट को, और ताकि जैसे अभी हम देखें किसान आंदोलन है, ये भी प्रेशर किसान ग्रुप जो है प्रेशर ग्रुप्स हो गए। ट्रेड यूनियन जो मजदूरों का संगठन होता है वो भी प्रेशर ग्रुप होता है, या कई बार जातीय संगठन जो होते हैं वो भी प्रेशर ग्रुप की तरह काम करते हैं। तो वो उनका दबाव जरूरी होता है सरकारों पर। 89 का देख लेते हैं। निम्नांकित में से किसने भारतीय संघवाद को सौहार्दपूर्ण संघ कहा? Who among the following has called Indian federalism as the amicable union? 89th का देखिए क्या आंसर सही होगा? 1 रुडोल्फ एंड रुडोल्फ, ग्रेनविल ऑस्टिन, मॉरिस जोन्स एंड मैरन वीनर। रुडोल्फ एंड रुडोल्फ, ग्रेनविल ऑस्टिन, मॉरिस जोन्स, मैरन वीनर कौन होगा? किसने भारतीय संघवाद को सौहार्दपूर्ण, नहीं ट्रू फेडरलिज्म न क्वासी फेडरलिज्म, एक एमिकेबल यूनियन बनाया कि आपस में मिलजुल के रहते हैं, ये कौन कहता है? तो 89 का सही है ग्रेनविल ऑस्टिन जी। सेकंड क्वेश्चन इसके सेकंड नंबर ग्रेनविल ऑस्टिन इसका सही है, जो एक एमिकेबल यूनियन सौहार्दपूर्ण संघ कहते हैं। आगे देखते हैं 90 देख लेते हैं। निम्नांकित में से कौन सी पुस्तक मॉरिस जोन्स द्वारा नहीं लिखी गई है? अब ये जो है ट्रिकी क्वेश्चन है थोड़ा सा, कि अगर आपको थोड़ा भी चीज़ें मालूम हो तो कर सकते हैं, अगर दूसरे की मालूम। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बुक इज नॉट रिटन बाय मॉरिस जोन्स? तो है द गवर्नमेंटल पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया लिखी गई है, द पॉलिटिक्स ऑफ स्कैरसिटी नहीं है, पार्लियामेंट इन इंडिया है, पॉलिटिक्स मेनली इंडियन ये भी है। तो पॉलिटिक्स ऑफ स्कैरसिटी किसने लिखे है? मायरन वीनर ने। मायरन वीनर, अगर आप ये जानते रहेंगे तो अपने आप ही निकाल सकते हैं। मायरन वीनर की है द पॉलिटिक्स ऑफ स्कैरसिटी। इसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो 91 देख लेते हैं। निम्नांकित में से किसने भारत में बहुलवाद को राज्य वर्चस्ववादी बहुलवाद और उल्टे बहुलवाद के रूप में चिन्हित किया? Who among the following marked the pluralism in India as a state dominant pluralism and innovated pluralism? तो कौन है ऐसा? हमारे पास 4 ऑप्शन है, अमर्त्य सेन, रजनी कोठारी, लॉयड रुडोल्फ एंड सुसेन रुडोल्फ
एंड मॉरिस जोन्स। तो सही आंसर क्या है? लॉयड रुडोल्फ एंड सुसन रुडोल्फ। हमने बताया इन्होंने पूरे भारत पे बहुत ज़्यादा काम किया। ये लोग दोनों हस्बैंड वाइफ भारत में रहे काफ़ी सालों तक, और यहाँ की पॉलिटिक्स को देख के तो इन्होंने क्या बताया, प्लूरलिज्म जो है स्टेट डोमिनेट प्लूरलिज्म, कि स्टेट तो दिखाता है हर जगह प्लूरल है, लेकिन हमारी सोसाइटी उतनी प्लूरल नहीं है, इतनी इंक्लूसिव नहीं है। जहाँ पे हम देखें, जिस तरह से अगर देखें तो कई बार स्टेट प्लूरल नहीं होता। अमेरिका में देखें तो सोसाइटी तो प्लूरल है, कोई भी किसी भी कास्ट रिलीजन में शादी कर रहा है या उतनी जो हेट्रेड है वो नहीं है। लेकिन जो गवर्नमेंट है या स्टेट है वो काफ़ी हद तक क्रिश्चियनिटी को फॉलो करता है। एक तरह से देखें, चाहे वो डॉलर पे लिखना इन द नेम ऑफ गॉड या बहुत ज़्यादा उस तरह की सेकुलर प्रैक्टिस गवर्नमेंट नहीं करती। लेकिन हमारे यहाँ देखें तो गवर्नमेंट तो पूरी तरह से सेकुलर और वैसी प्रैक्टिस करती है। सोसाइटी में उतना सेकुलरिज्म या उतना प्लूरलिटी नहीं है जितना होना चाहिए। तो वो कहते हैं कि स्टेट स्पॉन्सर्ड या स्टेट डोमिनेटेड है हमारे यहाँ। तो जहाँ गवर्नमेंट जॉब होगी या उस तरह का देखें तो आप उसमें सभी कास्ट के, कम्युनिटी के या तमीर रिलीजन के लोग मिलेंगे। लेकिन उसी समय अगर हम देखें जो प्राइवेट जॉब है या किसी की कंपनी है, फैक्ट्री है, तो जो जिस रिलीजन का होगा वहाँ उस रिलीजन के लोग ज़्यादा होंगे, जो जिस कास्ट का होगा उसके कास्ट के लोग ज़्यादा होंगे। तो वो प्लूरलिटी यहाँ पे नहीं है। तो आगे देखें, 91 के बाद 92 पे बढ़ जाए। निम्नांकित में से कौन विकासशील समाज अध्ययन पीठ CSDS के संस्थापक थे? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वो अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ सेंटर फॉर स्टडी एंड डेवलपिंग सोसाइटी। CSDS अभी अगर आपने इलेक्शन फॉलो किया हो तो इनकी रिपोर्ट्स भी लगातार आती रहती है। लगातार ये अपना पॉलिटिकल एनालिसिस भी करते रहते हैं, और उस पॉलिटिकल एनालिसिस से तमाम सारे जो कह सकते हैं कि इंडियन पॉलिटिक्स के बारे में तमाम सारी चीज़ें हमें पता चलती हैं, क्योंकि इनका जो एनालिसिस होता है वो काफ़ी डीप रूटेड होता है। अलग अलग क्लास, कम्युनिटी, अलग अलग जेंडर को लेके वो चीज़ें करते हैं। तो इसमें से सही आंसर क्या हो जाएगा? सभी जानते हैं वैसे तो, CP भाभरी, अमर्त्य सेन, रजनी कोठारी, सुदीप्त कविराज में से रजनी कोठारी जो हैं वो इसके CSDS के संस्थापक रहे हैं। और कास्ट पे इनका जो कास्ट पॉलिटिक्स हमने बताया, इस पर काफ़ी काम है इनका। इसके अलावा भी तमाम सारा काम है। तो 93 का देख लें। ग्लोबलाइजेशन इंडिया, नेशन, स्टेट एंड डेमोक्रेसी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक ग्लोबलाइजेशन इंडिया, नेशन, स्टेट एंड डेमोक्रेसी? तो 93 का क्या हो सकता है? अमर्त्य सेन, CP भाभरी, रजनी कोठारी, कुलदीप चंद अग्निहोत्री। तो सही आंसर क्या है? वैसे तो सही आंसर है CP भाभरी। ये भी बहुत फेमस प्रोफेसर रहे, JNU में थे, और पॉलिटिकल साइंस एक तरह से उसको अपने पीक पे ले जाना, इंडियन पॉलिटिकल साइंस को CP भाभरी ने ही किया। इनके नाम से अभी भी बहुत से लेक्चर होते हैं CP भाभरी के नाम से। और उस ऊंचाई तक ले जाना कि जहाँ पे हम पॉलिटिकल साइंस, इंडियन पॉलिटिकल साइंस को इंटरनेशनल लेवल के पॉलिटिकल साइंस के साथ कंपेयर कर सकें। तो आगे बढ़ते हैं 93 का 94। निम्नांकित में से कौन सी पुस्तक अमर्त्य सेन द्वारा नहीं लिखी गई? विच वन ऑफ द फॉलोइंग बुक इज नॉट रिटन बाय अमर्त्य सेन? तो अमर्त्य सेन तो एक इम्पोर्टेंट थिंकर हैं, नोबल लॉरेट भी हैं, तो इनकी बुक्स के नाम हमको काफ़ी हद तक मालूम होने चाहिए। तो क्या होगा? डेवलपमेंट एज फ्रीडम, द आइडिया ऑफ जस्टिस, द आर्गुमेंटेटिव इंडिया। तो ये दोनों तो बहुत पॉपुलर बुक है, आर्गुमेंटेटिव इंडिया, आइडिया ऑफ जस्टिस। डेवलपमेंट एज फ्रीडम ये भी है। अब क्या है? डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट इन इंडिया, फ्रॉम सोशलिज्म टू प्रो बिजनेस। पूरा नाम है इसका, फ्रॉम सोशलिज्म टू प्रो बिजनेस। ये किसने लिखी है? अतुल कोहली ने लिखी है। तो अतुल कोहली की बुक ये है, इसलिए ये नहीं हो गई, बाकी सारी चीज़ें हो गई। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 4 नहीं लिखी गई, बाकी डेवलपमेंट एज फ्रीडम और आइडिया ऑफ जस्टिस। तो द थ्योरी ऑफ जस्टिस जॉन रॉल्स ने लिखी थी, उसी तरह से द आइडिया ऑफ जस्टिस अमर्त्य सेन ने लिखी है। डेवलपमेंट एज अ फ्रीडम, कि अगर आप कहने के लिए तो लिबर्टी है, फ्रीडम है, लेकिन आप गरीब हैं
तो सारी चीज़ें होने के बावजूद भी आप उस चीज़ को अवेल नहीं करते। आपको इंडिया में कहीं भी बसने का अधिकार है, आप इंडिया में कहीं मूव करने का अधिकार है, लेकिन आपके पास पैसे ही नहीं तो आप कैसे जाके कहीं रह सकते हैं, या कुछ भी खाने का अधिकार है, कुछ भी पहनने का अधिकार है, लेकिन आपके पास पैसे नहीं तो करेंगे कैसे। तो ये कहते हैं डेवलपमेंट एज फ्रीडम। जब तक डेवलपमेंट नहीं होता तब तक वो फ्रीडम नहीं है किसी भी कम्युनिटी की या किसी स्टेट की। 95 देख लेते हैं। 95 में क्या है, निम्नांकित में से किसका उद्घाटन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज इनॉग्रेटेड बाय सरदार वल्लभ भाई पटेल। मत्स्य संघ, संयुक्त राजस्थान, बृहद राजस्थान, राजस्थान संघ। तो इसका सही आंसर क्या होगा? एक्चुअली इसका सही आंसर है ग्रेटर राजस्थान का, क्योंकि उस समय एक ग्रेटर राजस्थान था, बाद में अलग अलग तरीके से इसमें से चीज काट के मध्य प्रदेश में चीज़ें गई, बहुत सी चीज़ें, बहुत से डिस्ट्रिक्ट, ये सब हुआ। और यूनाइटेड प्रोविंसेस में भी जो था पहले, बाद में उत्तर प्रदेश में था, उससे भी बहुत सी चीज़ें बंटवारा किया गया। तो इसका सही आंसर है 3, बृहद राजस्थान। 96 देख लेते हैं। राजस्थान और मध्य प्रदेश राज्य क्षेत्र अंतरण अधिनियम 1959 द्वारा राजस्थान के निम्नांकित जिलों में से किस जिले का कुछ क्षेत्र मध्य प्रदेश मंदसौर जिले के अंतर्गत कर दिया गया। तो ये देखिए क्वेश्चन आ ही गया यहाँ पे कि कौन सा जिला है जिसमें से कुछ पार्ट जो है वो निकाल के मध्य प्रदेश को दिया गया बाय राजस्थान। एंड मध्य प्रदेश ट्रांसफर ऑफ टेरिटरीज एक्ट 1959, some territory of which of the following districts of Rajasthan was transferred by to मंदसौर डिस्ट्रिक्ट टू मध्य प्रदेश। तो कौन सा सही होगा इसका? ये है चित्तौड़गढ़। सही आंसर क्या होगा? चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ से मंदसौर डिस्ट्रिक्ट में दिया गया 96 का 2 सही है। आगे बढ़ते हैं। 96 के बाद 97 देख लेते हैं। कथन, निर्वाचकी उलटफेर आसानी से राजस्थान में दलीय प्रतिस्पर्धा की संरचना में परिवर्तन नहीं करता। एक्चुअली यहाँ पे कोई भी स्टेट हो सकता है। इलेक्टोरल अपसेट डू नॉट इजीली अल्टर द स्ट्रक्चर ऑफ पार्टी कंपटीशन इन राजस्थान। राजस्थान में दलीय राजनीतिक प्रतिस्पर्धा का स्वरूप द्विध्रुवी हो गया है और परिणाम में एक को फायदे से दूसरे को सीधा नुकसान हो रहा है। ऐसा है क्या? ये है। अगर राजस्थान के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो है, क्योंकि वहाँ पे 2 ही पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस। द नेचर ऑफ पार्टी पॉलिटिक्स कंपटीशन इन राजस्थान हैज़ बिकम बाइपोलर एंड गेन्स फॉर वन रिजल्ट इन डायरेक्ट लॉस टू द अदर। तो दोनों सही है एक तरह से देखें तो 91 का, क्योंकि ए एंड आर बोथ आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। वाई? क्योंकि उलटफेर आसानी से राजस्थान में दलीय प्रतिस्पर्धा की संरचना परिवर्तन नहीं करता, क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर दोनों का एक है और दोनों ही अलग 2 पार्टियां हैं, कभी ये आ जाती है कभी वो आ जाती है। तो सही आंसर क्या हो गया? 3। आगे बढ़ जाते हैं। 98 पे जाते हैं। 98 राजस्थान विधानसभा के निम्नांकित में से किस निर्वाचन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को सबसे कम स्थान मिले। In which of the following elections of Rajasthan Legislative Assembly Indian National Congress got the lowest seat? तो ये क्योंकि राजस्थान का पेपर है तो राजस्थान से क्वेश्चन ज़्यादा आ गए हैं और इससे फर्क नहीं पड़ता। राजस्थान वालों के लिए तो अच्छा है। अगर आप किसी और स्टेट की तैयारी कर रहे हैं तो शायद ये क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, तो इसलिए आप इसको छोड़ सकते हैं। लेकिन राजस्थान में जो हायर एजुकेशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्वेश्चन लगातार पूछे जाते हैं। तो 98 का क्या है इसका सही? 4, 14वां विधानसभा निर्वाचन 14 जो है उसमें जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस को लोएस्ट सीट मिली थी 2013 में। इसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। 99 देख लेते हैं। राजस्थान में राजनीतिक प्रतिस्पर्धा संबंधी विभिन्न चरणों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1977 और 1990 के बीच निर्वाचकीय प्रतिस्पर्धा के दूसरे चरण में राजस्थान की निर्वाचकीय राजनीति का राष्ट्रीय राजनीतिक मुख्यधारा के साथ विलय प्रारंभ हो गया। 1990 के पश्चात के निर्वाचकीय दौर को राजस्थान की राजनीति का तीसरा और वर्तमान चरण कहा जा सकता है। अब इसको हम इंग्लिश में देख लेते हैं।
Between 1977 to 99, in the second phase of electoral competition, electoral politics of Rajasthan began to merge with the national political mainstream. क्यों? क्योंकि जो सेंटर में गवर्नमेंट होती थी उसी का स्टेट में होता था। The post 90 election phase can be called the third and present phase of Rajasthan politics. पोस्ट 90 जो पॉलिटिक्स चेंज होती है तो उसके बाद बदलते रहती है। अब देखें क्या होता है, तो इसका सही है, दोनों ही सही है, बोथ 1 and 2 सही। आगे बढ़ जाते हैं, लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं और उसके बाद हम थोड़ी सी बात कर लेंगे। मजदूर किसान शक्ति संगठन, मजदूर किसान शक्ति संगठन इज क्या है? नॉन पार्टी पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन, रीजनल पॉलिटिकल पार्टी, इकोनॉमिक फोरम, पॉलिटिकल मूवमेंट। तो वहाँ पे मजदूर किसान शक्ति संगठन एक बड़ा लेबर का ट्रेड यूनियन है जिसमें मजदूरों का संगठन है और वो काफ़ी इन्फ्लुएंशियल भी है, काफ़ी बड़ा है। तो गैर दलीय जन संगठन है, ये सही आंसर हो जाएगा। तो इसी के साथ यहाँ पे हमारा आज का प्रैक्टिस सेट ख़त्म होता है। थैंक यू वेरी मच। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं और अगर आपको टेस्ट सीरीज़ या प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा हो तो आप उसको लाइक शेयर भी कर सकते हैं। इसके अलावा आपको कोई भी एकेडमिक क्वेरी हो, चाहे वो रिसर्च में जाना चाहते हो या किसी और तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप हमको कॉल कर सकते हैं। फ़ोन नंबर है हमारा 6001203135 पे या व्हाट्सएप नंबर है 6001939975 पे। वेबसाइट हमारे विजिट कर सकते हैं www.capitalstudycircle.com। फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम तीनों पे हम कैपिटल स्टडी सर्कल के नाम से है। ईमेल आईडी है, अगर आप PDF चाहते हैं किसी बुक का या किसी आर्टिकल का तो हमारे अगर रिपोजिटरी में होगा वो तो हम आपको भेज सकते हैं। हमने काफ़ी कुछ डाउनलोड करके रखा हुआ है तो हम उसको मेल कर सकते हैं। आप हमें मेल कर सकते हैं capitalstudy20@gmail.com। थैंक यू वेरी मच। अगर आप रिसर्च में जुड़ना चाहते हैं, PhD करना चाहते हैं तो भी हम आपको असिस्ट करते हैं अलग अलग तरीके से, चाहे वो सिनॉप्सिस फॉर्मेशन से लेके PhD थीसिस राइटिंग तक हो। हमारे पास तमाम एक बड़ी टीम है, अलग अलग यूनिवर्सिटी से जुड़े प्रोफेसर्स या तमाम सारे लोग आपको हेल्प करेंगे। तो यहीं पे अपनी बात ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर लिसनिंग। और कल हम फिर एक नया वीडियो लाएंगे जिसमें हम इसके आगे की कड़ी जो हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं वो और बढ़ाएंगे। और लगातार प्रैक्टिस करते रहिए। हिंदी इंग्लिश करने में थोड़ा टाइम तो लगता है लेकिन इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। कम से कम 2-3 क्वेश्चन आप इससे सही कर पाएंगे। तो यहीं पे अपनी बात ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच।